लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब जियान एंटर कर जाता है डोरी कंटेनर में, और जैसे वो आगे बढ़ने लगता है तभी गोल्डन ड्रैगन किंग उसे बोलते हैं कि तुम्हारे ईस्ट की तरफ चलो, मुझे कुछ फेमिलियर सा ऑरा महसूस हो रहा है। तब वो बिना कुछ पूछे वो जाने लगता है। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं कि शायद वो मेरा दोस्त भी हो सकता है या फिर कोई दुश्मन। पर जब वो उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग ने जाने के लिए जियान को बोला था, उसी जगह पे देखें तो वहाँ पे एक लड़की होती है और उसको कुछ लोग वहाँ पे बेइज्जती कर रहे होते हैं। और क्योंकि वो लड़की उनसे बहुत ही कमज़ोर थी, इसलिए उनको रोक भी नहीं पाती है और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ट्रेजर्स है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे जो कपड़े हैं उसको भी हम लोग रिमूव करके उसको ढूंढेंगे। पर इसके चलते वो लड़की भी नेकेड हो गई थी, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी बीच में जियान आ जाता है और उसको बचा लेता है। वो थोड़ा इंजर्ड थी तो उसको एक फील देता है, बहुत पावरफुल वाला फील। और उन लोगों से भी छोटे से फाइट होते हैं। उस फाइट में कुछ लोगों को तो वो मार देता है, बाकी जो लोग बच जाते हैं उनसे वो लड़की से पूछता है कि क्या तुम इसे मारना चाहते हो। तो वो लड़की बोलते नहीं, आप इन्हें जाने दीजिए, वैसे भी इनका कोई गलती नहीं है, मैं तो कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर वो लोग मुझे टारगेट करके यहाँ पे आए थे। जैसे सब कुछ इसी सॉल्व होता है, उसके बाद गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं कि हाँ तुम इस लड़की को अपने साथ ले लो, क्योंकि ये आगे चल के तुम्हारी बहुत ही मदद करेगी। तो जियान भी ज़्यादा कुछ सोचे, वो अपने साथ उसको आने के लिए बोल देते हैं और वो भी उसे बहुत खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें ब्रदर जियान बोल के बुला सकता हूँ। तो जियान बोलता है हाँ तुम बुला सकते हो। तभी वो बहुत खुश होकर बोलती है हाँ चलो हम चलते हैं आगे। तभी वो आगे चलते हुए वो जो बीस्ट माउंटेन के जो फुट हिल पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो जो उसका बॉर्डर था वो कॉन्टिनेंट का बॉर्डर में था वो बेस्ट माउंटेन। और वहाँ पे जो किंचिंग सिटी था जहाँ पे वो लड़की रहती थी वो भी वहीं पे लोकेटेड था। हमारा जो एपिसोड का स्टार्टिंग है वो भी यहीं से होता है। और वेलकम बैक टू द बैटल थ्रू द हेवेंस की वॉल्यूम 2 में, और ये आपका एपिसोड 9 है। तो चलो बिना कुछ सोचे हम भी आगे बढ़ चलते हैं, क्योंकि अभी हमें पता चलने वाला है ज़ुआनलिंग कंटिनेंट के बारे में और बाकी जो पावरफुल फोर्सेस हैं और जियान आगे का प्लानिंग क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। तभी वो लड़की जो किंग युआन थी वो जियान से बोलती है कि ब्रदर जियान, क्या आप इतना ज़्यादा पावरफुल हैं और इसलिए आप अकेले घूम रहे हैं और आप इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं? ऐसे ही उसके मन में हज़ारों सवाल थे। तभी जियान बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं यहाँ पे इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए ही घूम रहा हूँ। और तुम मुझे अब ये बताओ कि जो ज़ुआनलिंग कंटिनेंट के बारे में तुम बोल रहे थे, उसका उसका पावरफुल फोर्सेस कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ा मुझे बताओ। क्योंकि जियान अभी इस कॉन्टिनेंट के अंदर एंट्री कर रहा है तो उसको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। हाँ, किसको ऑफेंड करना है और किसको ऑफेंड नहीं करना है, किन से आगे जगह फ्रेंडशिप करना है और भी बहुत कुछ। लेकिन वो एक्चुअली में चाहता था कि उसके मास्टर से पूछे, गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछे। लेकिन जब उन्हें पूछा उसने, तो गोल्डन ड्रैगन किंग ने बोला कि मुझे ये छोटे छोटे सिटीज़ के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है। तो वो भी हेल्पलेस तरीके से मास्टर को हाँ बोल के वो किंग यॉन को ही पूछने लगा। क्योंकि जब गोल्डन ड्रैगन किंग यहाँ पे रहा करते थे इस कॉन्टिनेंट, मतलब वो ये डूडी कंट्री में जब घुमा करते थे, तब वो बहुत पुराना ज़माना हुआ करता था। इतना अभी जो चेंजेस आ गए हैं वो तभी हुआ नहीं करता था, इसलिए शायद अभी उनको उतना भी ज़्यादा मालूम नहीं है। ब्रीफली, अभी जो यहाँ पे पूरा का पूरा ज़ुआनलिंग कंटिनेंट है वो एक्चुअली में डिवाइडेड है ह्यूमन बींग में और मॉन्स्टर के बीच में। मुझे मॉन्स्टर के पावर्स के बारे में तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ह्यूमन बींग्स जो इंसान हैं उनके बारे में बता सकती हूँ। अगर मैं तुम्हें इंसानों के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे जो इंसान हैं वो लोग एक कंट्री, 2 पेविलियन, 3 वैली और 4 सेक्ट्स के बीच में डिवाइडेड हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पावरफुल फोर्सेस हैं जो सरफेस में नहीं आते, जो मतलब दिखाई नहीं देते, लेकिन है वो एग्जिस्ट करते हैं। और वो कुछ सोचते बोलते कि हाँ उसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा भी पता नहीं है। और यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो ज़ुआनलिंग कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चलता है वो इसी जो एक कंट्री है उसका चलता है, क्योंकि वहाँ पे एक रॉयल फैमिली रूल करती है और उसी के पास एक इमॉर्टल फाइटर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कुछ टाइम पहले जब इस रॉयल फैमिली के पास इमॉर्टल फाइटर नहीं हुआ करता था, तब जो बाकी के जो पावरफुल फोर्सेस हैं उनमें से भी कुछ फोर्स ऐसे थे कि पूरी की पूरी कंटिनेंट को वो लोग भी रूल किया करते थे। लेकिन जब से
रॉयल फैमिली में एक इमोर्टल फाइटर अफेयर हुआ है, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती रॉयल फैमिली के ऊपर आँख उठा के देखने की, तो इसलिए वो भी उनको ऑफेंड करना नहीं चाहते। जब जियान सुनता है कि एक फाइटिंग इमोर्टल रॉयल फैमिली के अंदर है, तब वो बोलता है कि क्या एक फाइटिंग इमोर्टल, मैं तो उससे अभी बहुत ही दूर हूँ। और यहाँ पे जो फाइटिंग इमोर्टल है उसको एक्चुअली में डूजियान बोल के कहा जाता है, और वो डूडी के जो 9 स्टार के बाद पहुँचने के बाद ही वो फाइटिंग इमोर्टल बन पाते हैं, वो डूजियान में एंटर कर पाते हैं। तभी वो बोलता है कि हाँ अभी तो मेरे पास उतना ताकत नहीं है, लेकिन हाँ एक ना एक दिन तो मैं भी हो जाऊँगा, डूजियान के अंदर आ जाऊँगा। और वैसे भी एक दिन में कोई भी तो इतना ज़्यादा पावरफुल तो बन ही नहीं जाएगा। तभी किंग यान बताती है जियान को कि यहाँ पे जो सबसे पावरफुल फोर्स है वो एक्चुअली में रॉयल फैमिली ही है, जो कि एक कंट्री को पूरी की पूरी रूल कर दिया। लेकिन उनका कुछ नियम है, उस नियम के मुताबिक वो लोग बाकी का जो पावरफुल फोर्सेस इस कंटिनेंट में एग्जिस्ट करते हैं उनसे उनके बीच में जो भी चल रहा होता है उसके मैटर में वो लोग नहीं घुसते, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि आगे चल के अगर कोई मुसीबत आता है इस कंटिनेंट के अंदर तो वो सब यूनाइट होके एक होके उनसे मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए वो इन सब से दूर रहता है और उसका खुद का नियम पालन करता है। तभी किंग युआन बताती है कि यहाँ पे जो 2 पवेलियंस रहती हैं, पहला पवेलियन है फेंगजियान पवेलियन और दूसरा पवेलियन जो है वो वानहुआ पवेलियन है। यहाँ पे जो फेंगजियान पवेलियन है वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल है, और इसके वजह से वो ज़्यादा बंदों को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ मर्द आदमी लोगों को एंटर करवाता है, और वो भी जिनके पास फायर एट्रीब्यूट की देखी हो। और ऐसा कहा जाता है कि जो फेंगजियान पवेलियन है उसके अंदर कोई भी एक लड़की भी वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है आज तक, और इसी के चलते जो वहाँ पे जो यिंग एनर्जी है वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और यंग एनर्जी भर भर के है। और यिंग और यंग जो है वो यिंग फेमिनिन एनर्जी को बोला जाता है और यंग एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी को बोला जाता है। अगर मैं आपको वानहुआ पवेलियन के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो लीडर है वहाँ का लीडर एक लड़की है, और वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि कुछ सालों पहले वानहुआ पवेलियन और फेंगजियान पवेलियन के जो मास्टर हैं दोनों के बीच में एक मैरिज फिक्स हुई थी, और कुछ चीज़ों के चलते वो टूट गई थी, और उसके बाद से वो उन दोनों के बीच में ज़्यादा बनता नहीं है, इसलिए वो दोनों कुछ कन्फ्लिक्ट्स को हमेशा रखते हैं। और तब से आज तक रॉयल फैमिली को छोड़ दें तो ये दोनों बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर, और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है दिन पर दिन वो बढ़ता ही जाता है। तभी किंग युआन 3 वैलीज़ के बारे में बताती है और बोलती है कि जो 3 वैलीज़ है वो पहला तो है एक पील वैली, दूसरा जो है वो नाइटमेयर वैली है, और तीसरा जो है वो एस्ट्रोलॉजी वैली है। अगर मैं आपको पील वैली के बारे में बताऊँ तो उसके अंदर जीनियस और ट्रेजर्स की कोई कमी नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि उसका जो फाउंडर थे वो कुछ जब उसको फाउंड किए थे तब वो एक ट्रेजरी लैंड की तरह था, मतलब वहाँ पे बहुत सारा ट्रेजरी था, उसके चलते वो वहाँ पे पिल वैली लोकेट कर पाए थे, और उसी के चलते वहाँ पे नेचुरल मटेरियल्स और टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है उनके बीच में। हालांकि उनका तो ज़्यादा पावरफुल लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी रहते हैं वो अल्केमिस्ट लोग ही रहते हैं, और इसी की वजह से उनका जो मैन पावर को इकट्ठा करने का जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और उनके एक एक ऑफर से बहुत सारे पावरफुल लोग उनके तरफ से लड़ने के लिए भी आ जाएंगे। जो नाइटमेयर वैली है उसको ज़्यादा पावरफुल तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन उनको मीडियम रेंज में रखा जा सकता है। उनका जो ज़्यादा पावर रहता है वो एक्चुअली में सोल बेस्ड रहता है, उनका जो सोल पावर रहता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है, और वो किसी को भी कोई पावरफुल बंदा हो उसको सोल अटैक करके उसको बहुत ही जल्दी हरा सकते हैं वो लोग। और जो एस्ट्रोलॉजी वैली जो है वो इन तीनों वैली में से सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, और वो उनका जो पावर है वो भी एस्ट्रोलॉजी की रिलेटेड ही है। वो लोग जो दूसरों का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में माहिर रहते हैं, उनका ज़्यादा देखी पावरफुल नहीं होता उनका। और जो बचा 4 सेक्ट्स हैं वो एक्चुअली में एक कुछ हेरिटेज से रिलेटेड है, और वो सेक्ट्स एक एक विरासत की वजह से जाने जाते हैं, और वो सेक्ट्स हैं पहला पॉइजन सेक्ट, दूसरा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट, तीसरा मिंग सेक्ट, और चौथा जो है वो सोलोमन सेक्ट बोल के कहा जाता है। जो पॉइजन सेक्ट है वो एक्चुअली में रिलेटेड है पॉइजन देखी के बारे में। जो लोग पॉइजन देखी को प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल जगह है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है पॉइजन सेक्ट के लीडर, और ये
जब पैदा हुआ था तो वो एक पॉइजन बड़ी के साथ पैदा हुआ था, जैसे कि लिटिल फेयर डॉक्टर पैदा हुए थे दुई की कंटेनर में, उसी तरह ही। लेकिन जब बाकी लोगों को पता चला कि यहाँ पे पॉइजन मास्टर भी पैदा होने लगे हैं, तो सब मिलके इस सेक्ट के अंदर, मतलब यहाँ पे उन लोगों के अंदर हमला करने के लिए आ गए थे। और रॉयल फैमिली बहुत सारे ट्रुप्स को भी भेजा था इनको यहाँ से मारने के लिए, लेकिन ये लोग उनको नहीं भगा पाए, और पॉइजन दुई की होने की वजह से ये लोग काफ़ी फ़ायदे में थे, और बहुत सारे ट्रुप्स जो वहाँ पे मारे गए थे। और इसके चलते रॉयल फैमिली ने सोचा कि चलो हम इनको यहाँ पे रहने देते हैं, और इनको एक सेक्ट को बनाने देते हैं, ताकि वो आगे चल के हमारा ही मदद कर सकते हैं। और उसके बाद से ये यहाँ पे एक सेक्ट बन गया, और पूरी पॉइजन सेक्ट के नाम से जाना जाता है। वो तो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। और जब तक जो इनका जो लीडर है पॉइजन मास्टर, वो जब तक यहाँ पे रहती है, तो बाकी का जो फोर्सेस वो भी यहाँ पे पॉइजन सेक्ट के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आती। और इसी के चलते ये बहुत पुराने टाइम से अब तक यहाँ पे एग्जिस्ट करती रहती है। और दूसरा जो सेक्ट है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट, ये स्वॉर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह कल्टिवेट तो करते ही हैं, लेकिन वो उनका जो फाइट वगैरह रहता है वो स्वॉर्ड से ही होता है, और उनका जो एग्जिस्टेंस रहता है वो भी स्वॉर्ड से ही रहता है। और पूरी ज़िंदगी में वो एक स्वॉर्ड को लेके उससे ही फाइटिंग अटैक वगैरह करते हैं, और इसी के चलते वो एक गॉड लेवल का स्वॉर्ड भी बाद में पाते हैं और उससे फाइट करते हैं। इनका मतलब एक फेमस होते हैं वो स्वॉर्ड की वजह से ही होते हैं। तीसरा सेक्ट जो है मिंग सेक्ट, ये लोग अजीब तरह से फाइट करते हैं। ये लोग जो हैं वो अपनी एनिमी को फाइट करने के लिए मतलब छुप के रहते हैं, और जैसे ही मौका मिले वो सामने आके उनको फाइट करके हराने की कोशिश करते हैं, और मतलब जैसे कि एनिमी को पता ना चले, इसीलिए इनको हिडन किलर्स के नाम से भी बोला जाता है। ये लोग छुप छुप के वार करते हैं। और चौथा जो सोलोमन सेक्ट है, उसमें जो भी लोग रहते हैं वो सभी के सभी अजीब तरह के लोग रहते हैं। उनके बारे में किसी को भी ज़्यादा पता नहीं होता, और ये सब खुद को मिस्टीरियस तरीके से ही रखते हैं, और अपने प्रोफाइल को लो रखते हैं ताकि ज़्यादा बाहर के लोगों को पता ना चले। और इनके अंदर बहुत सारे ऐसे बुरे र्यूमर्स है कि बहुत बुरे लोग भी यहाँ पे रहते हैं और अच्छे लोग भी कुछ रहते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा भी हमें पता नहीं चलता था। तभी जो किंग युआन थी वो जियान को जॉनलिंग कंटिनेंट के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने के बाद वो उसकी तरफ एक छोटी बच्ची की तरह देखने लगती है, और हंसने लगती है कि हाँ, मैंने तो अब सब कुछ बता दिया है ब्रदर जियान को, और शायद मुझे इसका प्रशंसा मिलना चाहिए। तभी जियान किंग युआन की तरफ देख के बोलता है कि हाँ, मुझे पता है तुम बहुत ही अच्छी हो और बहुत अमेजिंग हो, और इसके लिए तुम्हें थैंक यू। अब चलो हम लोग सिटी के अंदर चलते हैं। और ये कहने के बाद जियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके अंदर सिटी गेट की तरफ जाने लगते हैं। और जियान के अचानक से उसके हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाते हैं, लेकिन उस जियान को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि किंग युआन क्या सोच रहे हैं अभी। जब जियान और किंग युआन किंग चिंग सिटी के गेट पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग आके उन दोनों को रोक लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम दोनों रुको और अपना जो मुखौटा है उसको खोलो। तभी वो दोनों अपना मुखौटा खोल के देखते हैं, लेकिन वो लोग उनको बोल देंगे नहीं, ये वो लोग नहीं है, इनको जाने दो अंदर। तभी बोलते हैं कि चलो हम लोग दूसरी जगह पर उनको ढूंढते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे शायद। तभी किंग युआन बोलते हैं कि अब ये क्या बदतमीजी है यार। वो बोलते कि लगता है कि किंग यॉन सिटी में अभी सब कुछ बैन होके रखा है, क्योंकि मो फैमिली का जो लीडर था, उनका जो फैमिली था, उनको किसी ने मर्डर कर दिया है। इसके वजह से आते जाते हुए सभी लोगों को ये लोग चेक कर रहे हैं और उनको इंसेक्ट कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जो भी मो फैमिली का मर्डरर है, वो किसी के ऊपर रिलाई करके ही मर्डर किया होगा, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो तो हमें पता नहीं है। और तुम जब जियान बाहर जाओगे तो तुम भी संभल के जाना, क्योंकि अभी भी इस सिटी के अंदर वो जो मर्डरर है वो अभी भी यहाँ पे छुपा हुआ है। तभी जियान जो था वो किंग युआन से पूछता है क्यूरियोसिटी के साथ कि क्या तुम्हें पता है कि अचानक जो मो फैमिली वो क्यों ख़त्म हो गया क्या? तभी किंग युआन दुखी होकर बोलती कि मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ पता है कि जो मो फैमिली का जो लीडर था उनको कुछ जो एक मिस्टीरियस चीज़ मिल गई थी, और उसकी वजह से शायद उसका मर्डर हो गया। और वैसे भी मुझे उन लोगों ने ही पाल पोस के बड़ा किया, और भले ही मैं वहाँ पे एक सर्वेंट रहूँ, लेकिन वो तो मेरा घर ही था ना। तभी जियान उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए बोलता है कि देखो, हर जो इंसान है वो इनोसेंट नहीं होता, और तुम
उनकी वजह से गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? अच्छा तुम ज़्यादा सैड मत हो, चलो हम लोग चलते हैं अक्सन के अंदर चलते हैं, सिटी के अंदर जो है, और वहाँ से मुझे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए और मुझे कुछ पिल्स को भी बाद में रिफाइन करना है। और किंग यॉन जो थी वो भी एक हेल्पलेस फीलिंग के साथ जियान की बात सुनकर एक नॉड करके वो लोग आगे बढ़ने चलते हैं। तभी जो किंग यॉन थी वो जियान को किंगशिंग सिटी का जो एक सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑक्शन हाउस था उसके अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए। तभी जियान किंग युआन को एक कपड़ा देती है और वो भी एक कपड़े को खुद अपने पूरी बॉडी में और मुंह में भी लपेट लेते हैं ताकि कोई दूसरा आदमी उनको पहचान ना सके। जब वो दोनों ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे चारों तरफ जो रिफ्रेशिंग सेंट वो फैला रहता है और इसके वजह से उनका जो माइंड वो फ्रेश हो जाता है। और तभी सामने से एक बंदा आता है और वो पूछता है कि आप लोगों को क्या चाहिए बताइए मुझे, और एक स्माइल के साथ जियान की तरफ देखने लगता है। तभी वो जो ऑक्सनस वो जो आदमी जो था वो सोचने लगता है, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और ऐसे ही टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं, लेकिन जियान की तरह बहुत ही कम लोग आते हैं जो कि यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए आते हैं। तभी जियान उनसे पूछता है कि तभी वो अपना आवाज़ को धीरे करके बोलता है कि सर मुझे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स चाहिए, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो चाहिए, और कुछ रेयर तरह की कुछ मेडिसिनल मटेरियल्स भी मुझे चाहिए था। आई वंडर कि वो आपके पास होंगे कि नहीं। तभी वो सामने वाला आदमी जियान को वो बोलता है कि सर आप किस ग्रेड का फिल बनाने के लिए आपको मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए मुझे बताइए, और वैसे भी आप जितना भी रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट्स चाहते हो आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तभी जियान उस आदमी की तरफ देख के बोलता है कि मुझे इसके बदले में 9th ऑर्डर गोल्डन बिल को ऑक्शन करना है, आपको बेचना है। तो वो सुन के वो आदमी जो था वो शॉक में आ जाता है और वो जल्दी से बोलता है कि एक 9th ऑर्डर गोल्डन बिल, सर प्लीज़ रुकिए, मैं आपसे डील नहीं कर रहा, मैं अपने मालिक को बोला था वो ही आपसे डील करेंगे। तभी वो सोचने लगता है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं कम से कम 6th रैंक की फील्ड को भेजने के लिए आते हैं, और ये आदमी जो है 9th रैंक की फील्ड को भेजने के लिए आया है। और शायद ये जो एक 9th रैंक गोल्डन पिल को जो बनाने का जो फार्मूला रहता है और उसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जिसकी वजह से बहुत ही कम लोग होते हैं इसको रिफाइन कर पाते हैं। तभी वो जो ऑक्शन हाउस का मालिक था वो भी जियान के पास में आ जाता है और वो जियान को बोले सर प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, हम बात करते हैं। तभी जियान वो जो ऑक्शन हाउस का जो मालिक था एक मिडिल एज मैन से उसकी तरफ देख के बोलता है कि सर मुझे अभी जो है कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए और उसके बदले में मैं आपको अपनी जो 9th ऑर्डर गोल्डन पिल है उसको ऑक्शन करने के लिए देने वाला हूँ, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मुझे वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जो है मुझे प्रोवाइड करें और इसको मुझसे आप खरीद लें, ये जो पिल्स वगैरह हैं। तभी जो जिया किंग है, एक्चुअली उसका नाम जो उसका मालिक का नाम था वो जिया किंग है था, वो जियान की तरफ बहुत सम्मानपूर्वक बात करते हुए बोलता है कि हाँ आप चिंता मत कीजिए, हम आपका जो फिल्स है उसको खरीदने के लिए रेडी हैं। और ये इसको बताया जाता है कि अभी वो जो पिल्स बेचने वाला है जियान, वो एक 9th ग्रेड का हाई रैंक का एक हीलिंग मेडिसिन है जो कि यहाँ पे भी ज़्यादा उनके पास नहीं है। तभी जो जिया किंग है वो ऑक्शन हाउस का मालिक थे, वो बोलते हैं कि सर अगर आप कुछ देर के लिए वेट करेंगे तो हम ये जो आपका पिल्स है इनको बहुत ही अच्छी दाम में बेच के आपको ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। लेकिन जियान बोलता है कि देखिए मुझे ज़्यादा पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ जल्दी में हूँ, इसलिए आप इसको जितना भी होगा आप खुद ही खरीद लीजिए और मुझे इसके बदले जो भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है उसको मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, और इसके लिए मैं आपको वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तभी वो जो आदमी था इस ऑक्शन हाउस का मालिक, वो भी ज़्यादा कुछ जियान को बताई, वो बोलता है कि हाँ अगर आप यही चाहते हैं तो आप प्लीज़ वेट कीजिए, मैं जल्दी से आपके लिए वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके लिए लेके आता हूँ, और इसको भी हम रख लेते हैं अभी अभी। और जियान भी एक अल्केमिस्ट होने की वजह से ये सब समझता है कि ये सब चीज़ें जो है लाने और ये सब करने में थोड़ी टाइम लगती है, इसके लिए वो भी एक रूम में चला जाता है उनके साथ और वहाँ पे वेट करने लगता है। वहाँ पे उसको एक लड़की आके टी सर्व करके उसको चाय देती है, तो वो वहाँ पे बैठ के चाय पीने लगता है और चारों तरफ रूम को देखने लगता है। तभी वो महसूस करता है कि उस रूम से कुछ
एक अजीब तरह की प्रेशर रिलीज हो रहा होता है, लेकिन वो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और उसके सामने जो एक लड़की थी, वह उसको जो चाय देने के लिए आए थे, वो भी थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि ऐसे बड़े-बड़े आदमी बहुत ही कम लोग आते हैं और उसको ऑफेंड करने के लिए उनका जो दुकान का मालिक था वो मना करके रखा था। इसलिए वो उनसे अच्छी तरह से बात करके कोई भी अगर ज़रूरत हो तो उनको पूरा करने के लिए उसके सामने उनके पास खड़ी रहती है। तभी जियान के कानों में गोल्डन ड्रैगन किंग के जो रिंग से एक आवाज़ आता है कि बोलते हैं कि ये जो तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है वो एक्चुअली एक फॉर्मेशन है जो कि यहाँ यहाँ के जो ऑक्सीजन हाउस है उसको प्रोटेक्शन करके रखा है। और मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लगा होगा। अभी जियान भी समझ जाता है, लेकिन वो मन में मन सोचता है कि जब से किंग युआन से जियान मिला है उसके बाद से गोल्डन ड्रैगन किंग जो है वो जियान से ज़्यादा बात नहीं करते। और वो सोच रहा था कि क्या हो गया, वो पता नहीं, मुझे मास्टर ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते। एक्चुअली में जब किंग युआन मिला है उसके बाद मास्टर कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए जियान को बोले थे। उसके बाद से वो ज़्यादा बातें नहीं करते। तब जियान बोलता है कि मास्टर, आपने मुझे क्यों इस लड़की को अपने साथ लेने के लिए बोला और इस तरह से रखने के लिए आप बोल रहे हैं। तभी जो मास्टर रहते हैं गोल्डन ड्रैगन किंग, वो जियान से बोलते हैं कि अरे बेवकूफ़ लड़का, तुझे अभी इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। तुम ये जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है इसको अपने साथ लो, और जब टाइम आएगा वो इस लड़की के लिए उसको तुम जो फील्स वगैरह है उसको रिफाइन करके देना। और बाद में तुम्हें इस लड़की की वजह से इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, तब तुम कुछ दिनों बाद तुम खुद ही मुझे आके थैंक यू बोलोगे। तभी ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और कुछ टाइम के बाद वो जो दुकान का जो मालिक था वो भी आ जाता है और वो जियान की तरफ देख के बोलता है कि सर, हमने आपका जो फील्स था वो सब बेच दिए, और वो सब बेचने के बाद आपका जो मनी है वो 5 मिलियन गोल्ड कॉइन बन रहे हैं। तो हमारा जो हैंडलिंग चार्ज है वो 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन हम लोग डिडक्ट काट लेते हैं, बाकी का जो पैसा बचा है वो आप ले सकते हैं। और आपने जैसे बताया था कि जो भी आप मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहते थे वो सब 1.5 मिलियन में आ गया, इसलिए अभी आपको 3 मिलियन ही हम लोग ये जो क्रिस्टल कार्ड है इसके अंदर आपको मिलेगा। तभी वो उस क्रिस्टल कार्ड को जियान की तरफ दे देता है। तभी हमें इस टाइगर शिफ्ट क्रिस्टल कार्ड के बारे में बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल डूडी के पास ही ऐसा तरह का कार्ड रहता है, और तब भी वो उन्हीं के पास रहता है जो लोग एक 9th ग्रेड का फील्ड बनाना जानते हैं। और जब सब काम ख़त्म हो चुका है तो जियान भी ज़्यादा टाइम बिना वेस्ट किए वो उस दुकान के मालिक की तरफ देख के उसको नमस्ते वगैरह करके वो वहाँ से चलने लगता है। तभी उस जाते हुए जियान को वो दुकान के मालिक बोलता है कि सर, 1 मिनट रुकिए। अभी जो रिसेंटली जो मो फैमिली का जो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, उसी की वजह से इस सिटी में थोड़ा ज़्यादा ही कुछ रूल्स रेगुलेशन लग रहे हैं। और मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ क्योंकि मो फैमिली में ज़्यादा ही जो अल्केमिस्ट रहते थे उनको ही टारगेट करके मारा गया था, इसलिए आप थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि जो भी वो मर्डरर था वो अल्केमिस्ट को ही ढूंढ के मार रहा था। तब जियान भी उस ऑक्शन हाउस के मालिक की तरफ देख के बोलता कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। अभी मैं शायद मुझे चलना चाहिए और मैं अपना जो ख्याल है रखूँगा। हमारा जो आज का एपिसोड है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम कल देखने वाले हैं जियान जाएगा एक अल्केमिस्ट एसोसिएशन पे, और वहाँ पे उसका जो 9th ग्रेड का जो अल्केमिस्ट है वो वहाँ पे प्रमोट होने वाला है, और वो एंटर करने वाला है 1st ग्रेड एम्परर लेवल की अल्केमिस्ट में। और यहाँ से जो उसका पॉपुलैरिटी है वो भी स्काई रॉकेटेड की तरह आगे बढ़ने वाली है। तब तक के लिए होल्ड योर ब्रेथ एंड सी यू।